वेलकम दोस्तों हमारे पर्यावरण विज्ञान में। और हम आज यहाँ पर जानेंगे चले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि क्लास 10th और कंपटीशन एग्जाम के लिए ही। और इसमें हम एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन को जानेंगे। जो पहला मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय यानी कि जैव निम्नीकरणीय की बात हो रही है, यानी बायोडिग्रेडेबल, यानी कि इसको हम सड़ा गलाकर फिर से वापस मिट्टी के अवतार में ला सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा, आपको चार ऑप्शंस दिए हैं क्वेश्चन में कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। घास, पुष्प, चमड़ा हो जाएंगे, घास लकड़ी हो जाएंगे, फलों के छिलके, केक नींबू रस, केक लकड़ी घास। सिर्फ इसमें प्लास्टिक नहीं होगा, इसलिए बी समूह नहीं होगा, बाकी ए और सी और डी इसमें इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसी परिस्थिति के तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। किसी भी स्थिति में ऊर्जा एक सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है, इसलिए होगा एक दिवसीय हो जाएगी इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओजोन 3 परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है, हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ओजोन हमारे लिए बहुत ही, इसका जो सूत्र होती है O3 पाया जाता है और ऑक्सीजन का O2 होता है ना। तो ओजोन का O3 होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ये हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं, जो सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरण को क्या करती है, छानकर पृथ्वी पर वापस भेजती है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि ओजोन O3 वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा समताप मंडल में दोस्तों, जहाँ पराबैंगनी विकिरण को क्या करती है, रोकती है, यूवी रे को रोकती है ओजोन की लेयर। ये समताप मंडल में जहाँ समान ताप होती है, उस मंडल के अंदर में ताप क्या होती है, समान होती है। आगे बढ़ते हैं। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर हमेशा कैसा होता है। जब भी एक आहार श्रृंखला बनाई जाती है तो उसमें तीसरे स्तर का जो पोषी होता है कैसा होता है। तो यहाँ पर है मांसाहारी मेंशन किया गया है कि मांसाहारी जैसे कि घास होती है ना, घास। उसके बाद में मान लेते हैं घास को टिड्डा खाया, उसके बाद में टिड्डा को कौन खाया, छिपकली। तो इस तरह से 1 2 3, यह तीसरा क्या हो गया, आपको मांसाहारी हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ये। एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में औसतन कितने प्रतिशत ऊर्जा की स्थानांतरण होती है। एक पोषी से मतलब अगले पोषी में कितने प्रतिशत ऊर्जा का क्या होती है, स्थानांतरण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है 10% ही होगा। CFC का पूरा नाम क्या होता है, इसका उपयोग मुख्य का देखिए, इसका नाम होता है क्लोरो CLORO क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इसका पूरा नाम। इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक यंत्रों में पाया जाता है। जो कि रेफ्रिजरेटर यानी कि हम जब फ्रिज खरीदते हैं, घर में फ्रिज रखते हैं या मार्केट में लोग फ्रिज इस्तेमाल करते हैं। और अग्निशामक यंत्र होती है, जब हम आग को बुझाते हैं, वो उसमें जो सभी सिलेंडर सभी जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसमें CFC निकलती है, जो ओजोन को O3 लेयर को बहुत नुकसान पहुंचाती है हमारे समताप मंडल में जाके। अजैव निम्नीकरणीय यानी कि पिरनाशिक TDC का आहार श्रृंखला में उत्तरोत्तर पोषक स्तरों का संचित होना क्या कहलाता है। तो इसका हो जाएगा जैव अवधारण। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जैव अवधारण। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। कृत्रिम यानी कि जिसको हम बनाते हैं वो कृत्रिम कहलाती है, जिसको प्राकृतिक बनाती है वो प्राकृतिक कहलाती है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो बगीचा या, यहाँ लिखा गया है बगीचा या खेत। क्या हो जाएगा, बगीचा या खेत, जिसको हम लोग खुद अपने से बगीचा को डेवलप करते हैं, खेत को मतलब सजाते हैं, खेत में फसल बोते हैं, फिर काटते हैं। बाकी वन जो है, जंगल खुद से होती है, तालाब खुद से होती है, झील भी खुद से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। आगे बढ़ते हैं। परिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों का मुख्य कार्य क्या होती है। परिस्थितिकी तंत्रों में अपघटकों का मुख्य कार्य क्या होती है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलना, यानी कि जटिल जो होती है ना, जिसको सड़ना गलना थोड़ा सा कठिन होती है, उसको सड़ा गला के और आसानी से सड़ने गलने वाले जैसे कि पदार्थ में डिवाइड करना होता है। वायुमंडल के उच्च स्तर पर O2
के अणुओं पर किस विकिरण के प्रभाव से O3 बनती है। यानी कि जब ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर जाती है तो वहां पे वो O3 के रूप में क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो भी किसके वजह से ऐसा होती है। तो इस पर हो जाएगा पराबैंगनी रेडिएशन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पराबैंगनी। यहाँ पर देखिए उच्च ऊर्जा वाले यूवी रे विकिरण ऑक्सीजन के O2 को स्वतंत्र ऑक्सीजन O की परमाणुओं में विखंडित कर देती है। यह स्वतंत्र परमाणु ऑक्सीजन अणु से संयोग होकर O3 बना लेती है। यानी कि सबसे पहले विकिरण क्या करती है, O2 को तोड़ देती है जो कि O और O में बदलती है, और इस O जो है फिर दूसरे से मिलके O3 बना लेती है। किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः कितने से अधिक पोषक स्तर नहीं होती है। किसी भी आहार श्रृंखला अगर हम बनाएंगे तो उससे ज्यादा पोषक स्तर उसमें नहीं होने चाहिए। 1 2 3 4 5। तो देखो अधिकतम हमको देखने को मिलता है 3 तक, और उससे अगर ज्यादा देखा जाए तो 4 तक। यहाँ कहा गया कि 5 तक नहीं बना सकते हैं, हम 4 तक ही बनाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 या 4 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक में शामिल होते हैं, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक में शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीव। पौधे होंगे पौधे को खाने वाले, जंतु होंगे जंतु को खाने वाले क्या होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पौधे और सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि हमारे पेड़ पौधे या सौर ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रतिशत पेड़ पौधे में क्या हो जाते हैं, प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में खत्म हो जाता है। तो 1% हमारे जो पौधे और ऊर्जा का लगभग 1% क्या होता है, खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन आप जानते हैं ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलता है और इतिहास में भी इसके बारे में मिलता है, जहाँ पे पेड़ पौधे यानी कि वनों की कटाई को रोकने के लिए थी, वनों की कटाई को रोकने के लिए थी। शायद ये झारखंड में हुआ था, झारखंड में। वहाँ के लोग मतलब पेड़ को शायद उड़ीसा के साथ झारखंड में था, जहाँ पे शायद कंफर्म नहीं है, उड़ीसा भी हो सकता है, कि जहाँ पे पेड़ को काटने से बचाने के लिए इनका प्रयोग किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के ने किस वर्ष यह सहमति बनाई कि सीएफसी के उत्पाद को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। यानी कि तो ये 1987 में बनाया गया था कि उसके स्तर को बढ़ाया नहीं जा सके, उसके स्तर को रोका जा सके, ताकि हमारे जो धरती पर जो पराबैंगनी किरण आती है, यूवी रे जो आती है, उसको रोका जा सके। कचरा प्रबंधन के अंतर्गत कुल्हड़ों यानी मिट्टी के कपों को बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों हतोत्साहित किया गया। देखिए इसका आंसर बताया गया क्योंकि इनके निर्माण से उपजाऊ शीर्ष मृदा का नुकसान हो रहा था। यानी कि इनके निर्माण से जो कह रहा है कि उपजाऊ जो शीर्ष मृदा है ना, उसको क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, इसलिए इसको उपयोग को हतोत्साहित किया गया। खाद्य जाल किसे कहते हैं, यानी कि खाद्य जाल किसे कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आपस में जुड़ी अनेक आहार श्रृंखलाओं के एक जटिल जाल को। यानी कि जब पेड़ से मतलब पेड़ पौधे, जैसे कि ये हो गया पेड़, और इसको खाते खाते फिर क्या होती है, ऐसे ऐसे एक श्रृंखला बन जाती है, तो उसको हम बोलेंगे। फिर यहाँ कोई और खाया, फिर इसको और कोई खाया, इसको और कोई खाया, फिर माटी में सर्कल के हो गया, फिर वो सर्कल के पौष्टिक आहार इसके जड़ों से पेड़ को निर्माण किया। तो इसको क्या बोलेंगे, खाद्य जाल कहते हैं, जो हो जाएगा आपस में जुड़ी अनेक आहार श्रृंखलाओं के एक जटिल जाल हो जाएगा। इसका आंसर भी हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में मानव को किस श्रेणी में रखा जाए। एक परिस्थिति तंत्र में मानव को किस श्रेणी में रखा जाए। तो इसका हो जाएगा सर्वभक्षी और सर्वहारी, क्योंकि मानव जो होती है दोनों काम करती है, यानी कि फल फूल भी खाती है
और मांस भी खाती है, इसलिए इसको दोनों में रखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव घटक नहीं है? अजैव की बात हो रही है, ध्यान से रखना है, अजैव घटक नहीं है। तो दोस्तों एक होती है जैव घटक जो जैविक होती है, ये अजैव घटक नहीं है। तो यहाँ भी जैविक ही हो जाएगा, जैव ही हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा जैव घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कवक क्या है? जैव घटक नहीं है। यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे या मार दे तो क्या होगा? यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे या मार दे तो क्या होगा? तो यहाँ परिस्थितिकी संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएंगे और अन्य स्तरों पर हानि भी पहुंचेगी। बात सही है।